Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Sharif, your course instructor for object-oriented programming, and this is our lecture 29 for our online classes. In this lecture, we are going to discuss a very important topic in object-oriented programming, that is polymorphism, and we are going to discuss polymorphism in Java. तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम इनडायरेक्टली इससे पहले एक लेक्चर में भी काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। इसका नाम भी हमने ये टर्म इसका हमने इस्तेमाल किया, लेकिन इस लेक्चर में इसको काफ़ी डिटेल में हम इंशाल्लाह समझेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये दो लफ्ज़ हैं। पॉली मीन्स मैनी यानी बहुत से, और मॉर्फिज्म या मॉर्फ मीन्स फॉर्म, मैनी फॉर्म यानी बहुत सी शक्लें। तो आपके पास एक ही एक्शन की एक से ज़्यादा शक्लें हों तो हम कैसे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलना या स्पीक करना, अब इंसान के लिहाज से बोलना कुछ और होगा, एक बत्तख के लिहाज से और बिल्ली के लिहाज से और एक कुत्ते के लिहाज से बोलने का तरीका अलग होगा, लेकिन ये तमाम जो एक्शन है वो एक ही एडिंग के अंदर आएंगे। वो एडिंग क्या है? बोलना या स्पीकिंग। तो polymorphism is a concept by which we can perform a single action by different ways. We can perform a single action by different ways. एक ही एक्शन है लेकिन उसके करने का अंदाज और उसका रिजल्ट अलग अलग होगा। और यहाँ पे लिखा कि polymorphism is derived from two Greek words, poly and morphs. The word poly means many and morphs means forms. So polymorphism means many form, यानी कई शक्लें। अब पॉलीमॉर्फिज्म को हम रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से अगर समझना चाहें तो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, एक के लिहाज से आपका बिहेवियर कुछ और होगा, घर में एक बच्चे के लिहाज से आपका बिहेवियर कुछ और होगा, मैदान में खेलने के लिहाज से आपका रवैया कुछ और होगा, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपका रवैया कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो इन शॉपिंग मॉल बिहेव लाइक कस्टमर, यू विल बी बिहेविंग लाइक कस्टमर, यानी कस्टमर चीज़ों की कीमतें पूछिएगा और बार्गेनिंग वगैरह करेगा। बस में आप बिहेव करेंगे एज ए पैसेंजर, आप अपना डेस्टिनेशन बताएंगे मुझे कहाँ जाना है और आप उसके किराया टिकट लेंगे, किराया अदा करेंगे। स्कूल में आप बिल्कुल स्टूडेंट की तरह आपका रवैया होगा, घर में आप एक बच्चे की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है जी। तो हालांकि एक ही शख्स है लेकिन अलग अलग जगहों में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पे उसका रवैया अलग अलग है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में अगर मैं स्पीक की बात करूं, बोलने की बात करूं, तो मुख्तलिफ जानवर हैं, उनके बोलने का वो बोल तो रहे होते हैं लेकिन बोलने का तरीका, बोलने का आवाज़, बोलने का अंदाज वो अलग अलग होगा। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम ज़रा टेक्निकल साइड में ले जाएं, शेप है, शेप आप शेप को ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल। अब लाइन इज़ अ शेप, सर्कल इज़ अ शेप, ट्रायंगल इज़ अ शेप। लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल को आप ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल को, लेकिन क्या एक ही तरीके से ड्रॉ करेंगे? लाइन, सर्कल और ट्रायंगल के ड्रॉ करने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन नाम या उसकी एडिंग या एक्शन तो सेम है। एक्शन क्या है? ड्राइंग का। ठीक है जी, ड्राइंग का एक्शन है, लेकिन एक्शन को परफॉर्म करने का तरीका मुख्तलिफ होगा। किसी फाइल को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, आप देखें अगर वो एसकी फाइल है उसके प्रिंट का और तरीका होगा, पीडीएफ है या पीएस फाइल, तो आपको फाइलिंग सिस्टम है, उसने इसको प्रिंट तो करना है लेकिन प्रिंटिंग की जो तरीकाकार है वो सबका अलग अलग होगा। तो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के एक एडवांटेज ये कि अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्शन किसी और ऑब्जेक्ट के लिहाज से ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास शेप एक क्लास है, इसमें आपने लाइन, सर्कल और ट्रायंगल क्लासेस को आपने ड्रैग किया। अब एक रेक्टेंगल क्लास को आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल क्लास आप ले लें, रेक्टेंगल के ड्रॉ को आप डिफाइन कर लें और उसको इन जो चाइल्ड क्लासेस में आप ऐड कर लें, आप कर सकते हैं। तो messages can be interpreted in different way depending upon the receiver class. अब ड्रॉ का मैसेज है यहाँ सबके लिए कॉमन है, लेकिन उसको अदा करने का, उसको परफॉर्म करने का तरीका मुख्तलिफ है। आप एक न्यू क्लास भी ऐड कर सकते हैं, उसमें सेम आपके पास जो एक्शन है, नाम जैसे ड्राइंग का आप कर सकते हैं, चाहे मुख्तलिफ अंदाज से करें। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का एक एडवांटेज है कि आप ये कर सकते हैं कि आपने जो मॉडल बनाया उसमें आप चीज़ें या क्लासेस ऐड करते जाइएगा। अब पॉलीमॉर्फिज्म को मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि पॉलीमॉर्फिज्म को इनडायरेक्टली इससे पहले जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एक आध दफ़ा इसका नाम भी हमने इस्तेमाल किया,
लेकिन जो इसके मेन थीम है वो हम पहले कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे इस लेक्चर में इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्रॉपर टर्म के साथ उसको हम समझेंगे, वरना पॉलीमॉर्फिज्म को हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टैटिक, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और एक डायनामिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म which are compile time and run time. Compile time is nothing, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग हम काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं, इसके लिए हमने पूरे एक लेक्चर को उसके लिए हमने इस्तेमाल किया था, डेडिकेट किया था। तो मेथड ओवरलोडिंग इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज मेथड ओवरराइडिंग और वर्चुअल मेथड्स। वर्चुअल मेथड हम देखेंगे, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग को काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये जरा सीखिएगा। अब कंपाइल टाइम और रन टाइम में क्या फर्क है, ये हम देखते हैं कि कंपाइल टाइम में कंपाइलेशन के टाइम में डिसीजन ले लिया जाता है, और रन टाइम में कंपाइल टाइम में बल्कि रन टाइम पे डिसीजन लिया जाता है। आपका कंपाइलर अगर कंफर्म हो किसी ऑब्जेक्ट के लिहाज से, तो सारे डिसीजन उसने कंपाइल टाइम में ले लेना है, वरना अगर कोई चीज़ या ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं रन टाइम में, तो आप कंपाइल टाइम में कैसे डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जरा देखते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक मेथड। डायनेमिक मेथड हमने या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देखा था। इसमें डिस्पैच इज अ प्रोसेस इन विच अ कॉल टू एन ओवरराइडिंग मेथड इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम। आप किसी मेथड को कॉल करते हैं, लेकिन कंपाइल टाइम के बजाय आपको रन टाइम में इसको रिजॉल्व करना है, तो दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। In this process, an overridden method is called through the reference variable of a superclass। आपकी superclass के reference variable है, और ऑब्जेक्ट आपका है बेस क्लास, सॉरी चाइल्ड क्लास का, derived क्लास का। So the determination of the method to be called is based on the object being referred by the reference variable। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझाने के बजाय कि एग्जाम्पल के को लेके हम समझते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। पहले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं हम यहाँ। एग्जाम्पल ऑफ जावा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, पहले इसको देखते हैं, फिर इसके बाद हम दोबारा स्लाइड बैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास पर्सन है, क्लास पर्सन। यहाँ पे एक लफ्ज आप याद रखिएगा कि रन टाइम और मेथड ओवरराइडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरराइडिंग, इसको आप जरा ध्यान में रखिएगा। तो रन टाइम और मेथड ओवरराइडिंग दोनों साथ चलेंगे। अब क्लास है पर्सन, इसमें आपने एक मेथड डिक्लेयर किया और डिफाइन किया, रनिंग इज स्लो, इसका मैसेज आपने दिया। फिर आपने एक एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट किया पर्सन क्लास से, और उसमें भी आपने एक वॉक नामी मेथड डिक्लेयर किया और डिफाइन किया। अब देखें अलग अलग क्लासेस में हम वॉक डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास और बेस और चाइल्ड क्लास में कर रहे हैं। दिस इज ओवरराइडिंग ऑफ मेथड, मेथड ओवरराइडिंग आप पढ़ चुके हैं। तो नाउ वी आर ओवरराइडिंग द मेथड, ठीक है जी। अगर वॉक मेथड यहाँ ना हो तो हम डायरेक्टली पर्सन क्लास के वॉक मेथड को यूज करेंगे, लेकिन अगर वॉक मेथड यहाँ पे तो आप इसी क्लास के मेथड को यूज करेंगे अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ पे जरा सी एक चीज़ है, इस पे आपने गौर करना है। इसको हमने इससे पहले भी एग्जाम्पल को देखा है, लेकिन जो टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे उस वक्त हमने वहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं किया। अब मेन मेथड में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस किस चीज़ का, पर्सन क्लास का, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा है, एम्प्लॉय क्लास का। ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास है, रेफरेंस पर्सन क्लास। तो अपकास्टिंग हम करते हैं। अपकास्टिंग क्या, आपके पास रेफरेंस टू पर्सन क्लास का है, लेकिन ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास। अब ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास है, तो हम देखते हैं कि अब हम किस क्लास के मेथड को कॉल करेंगे, यानी रेफरेंस टू पर्सन क्लास का है, लेकिन ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, एम्प्लॉय। तो लेट्स सी, तो दीज आर टू ओवरराइडिंग मेथड्स। तो पर्सन का रेफरेंस है, लेकिन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। तो रनिंग इज फास्ट। अब ऑब्जेक्ट आपका ये है एम्प्लॉय क्लास का, तो आप इसी क्लास के
उसको इस्तेमाल करेंगे। आगे हम देखते हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी हो कि हम पर्सन क्लास के यानी बेस क्लास के मेथड को कॉल करना चाहें तो कैसे करते हैं। लेट्स से दिस इज क्लास एनिमल। एक क्लास एनिमल है, इसमें एक मेथड मूव है, एनिमल कैन मूव। एक क्लास डॉग है, एक्सटेंड्स एनिमल, यानी ये सब क्लास है एनिमल के। और यहाँ पे भी एक मूव हम मेथड डिफाइन करें, डॉग कैन वॉक एंड रन। ठीक है जी। अब हमारे पास एक और क्लास है टेस्ट डॉग। अब इस क्लास के अंदर मेन मेथड है, मेन मेथड से हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी। मेन मेथड में हमने क्या किया कि एनिमल एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और रेफरेंस भी एनिमल है और ऑब्जेक्ट भी एनिमल। तो एनिमल रेफरेंस एंड एनिमल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने अब कास्टिंग की है कि एनिमल का रेफरेंस है लेकिन ऑब्जेक्ट कौन से, डॉग। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन से, डॉग। तो आप जरा पिछली जो एग्जांपल के लिहाज से अंदाजा करें कि हमारे पास ए डॉट मूव और बी डॉट मूव अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या प्रिंट होना चाहिए। तो आपके सामने है कि ए डॉट मूव में चूंकि रेफरेंस और ऑब्जेक्ट दोनों एनिमल के हैं तो एनिमल कैन मूव। लेकिन बी जो में बी डॉट मूव में बी जो ऑब्जेक्ट है उसमें रेफरेंस एनिमल का लेकिन आपके पास ऑब्जेक्ट डॉग। तो ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग, तो दिस मेथड विल बी इन्वोक्ड, डॉग कैन वॉक एंड रन। तो योर टास्क, ये टास्क नहीं बल्कि इसको हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल है कि क्लास एनिमल है, एनिमल क्लास में एक मेथड है हु एम आई, WHO हु, AMM I, हु एम आई एम ए जेनेरिक एनिमल। अब इसमें हमने डॉग, कॉव और स्नैक क्लासेस और बना दें। डॉग क्लास एक सब क्लास ऑफ एनिमल, कॉव इज सब क्लास ऑफ एनिमल, स्नैक इज आल्सो सब क्लास ऑफ एनिमल। तो हमने सब में एनिमल क्लास को इनहेरिट किया। अब एक मेथड है जो वो एम आई जो यहाँ पे एनिमल क्लास में, वही मेथड हम यहाँ पे भी डिफाइन करें तो ये मेथड ओवरराइडिंग है। अलग क्लास में हम सेम मेथड डिफाइन कर रहे हैं और सेम सिग्नेचर के साथ कर रहे हैं। तो ओ एम आई दिस इज अ डॉग, ओ एम आई दिस इज अ कैट एंड ओ एम आई दिस इज, सॉरी दिस इज अ कॉ। और ये चूंकि स्नैक है तो यहाँ पे दिस इज अ स्नैक होना चाहिए। एन याओ इसमें कोई इश्यू नहीं है। मैसेज आप ऐसे यहाँ पे प्रिंट करें ताकि आपको अंदाजा हो कि आप किस क्लास के मेथड को इस्तेमाल करें। अब हमारे पास क्लास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, इसमें मेन मेथड है। मेन मेथड में हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है जी। हमने 3 इसमें एनिमल रेफरेंस 1 है, एनिमल रेफरेंस 2, एनिमल रेफरेंस 3, एनिमल रेफरेंस 4। तो रेफरेंस तो हम एनिमल क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास ऑब्जेक्ट भी एनिमल क्लास। ठीक है जी। यहाँ पे रेफरेंस लेकिन ऑब्जेक्ट डॉग क्लास और एनिमल या कॉ क्लास एनिमल या स्नेक क्लास। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास रेफरेंस 1 डॉट ओ एम आई और रेफरेंस 2 और 3 और 4 डॉट ओ एम आई जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिहाज से क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या रिजल्ट आना चाहिए। अब रेफरेंस 1 में एनिमल क्लास है और एनिमल ही ऑब्जेक्ट है आपके पास, लेकिन रेफरेंस 2, 3, 4 में ऑब्जेक्ट आप चेंज कर रहे हैं। तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ऑब्जेक्ट के लिहाज से आप उनके उनके मेथड को इन्वोक करेंगे। पहले में तो आपके ऑब्जेक्ट सेम क्लास सेम है तो आई एम जेनेरिक एनिमल जो कि एनिमल क्लास के एक मेथड था। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप रेफरेंस में यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिएशन में, तो डॉग इज, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ काउ और दिस इज अ कैट। दिस इज अ डॉग क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप रेफरेंस 2 जो आपके पास रेफरेंस 2 ऑब्जेक्ट है उसको रेफरेंस तो एनिमल का लेकिन आप डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह रेफरेंस 3 और 4 में आप कॉ और स्नेक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जावा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विद डेटा मेंबर, वो तो हमने मेथड की बात की है। अच्छा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमने पिछले स्लाइड में जरा दोबारा जाते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमने क्या बात की थी कि मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग की बात की थी। तो मेथड ओवरराइडिंग इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे इसी चीज की वजाहत हो रही है कि मेथड इज ओवरराइडिंग नॉट द डेटा मेंबर। जब डेटा मेंबर को ओवरराइड नहीं करते हैं
तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन नॉट बी अचीव बाय डेटा मेंबर। जब डेटा मेंबर को ओवरराइड कर ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं सकते, तो आप ओवरराइडिंग इज नेसेसरी फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दैट्स द सेम थिंग ऑलमोस्ट। तो जब ओवरराइड कर ही नहीं सकते डेटा मेंबर को, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी आप अचीव नहीं कर सकते। अब जरा देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में अगर डेटा मेंबर हम दो क्लासेस में, एक पेरेंट और चाइल्ड क्लास में डेटा मेंबर हम सेम लेते हैं तो क्या होता है, देखिएगा। क्लास पर्सन, इंटीजर, सैलरी, और एक एम्प्लॉय क्लास है एक्सटेंड्स पर्सन। इसका मतलब है एम्प्लॉय क्लास इज सब क्लास ऑफ पर्सन। यहाँ भी हमारे पास इंटीजर सैलरी है। अब मेन मेथड में मैंने पर्सन क्लास के रेफरेंस से एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस पर्सन का है। तो अब मैं अगर सैलरी को आउटपुट कर लूँ ओबीजे डॉट सैलरी, तो क्या आना चाहिए, कुछ आप सोच के बता सकते हैं? ठीक है जी, नॉर्मली अगर आप प्रीवियस स्लाइड के लिहाज से सोचेंगे तो आप यही कहेंगे कि 2000 आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। डेटा मेंबर है, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एम्प्लॉय के लिहाज से रेफरेंस चाहे पर्सन का हो, लेकिन सैलरी 2000 आनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने इससे पहले कहा कि जावा में जो और पॉलीमॉर्फिज्म है वो डेटा मेंबर्स के साथ आप अचीव नहीं कर सकते। जब डेटा मेंबर के साथ अचीव नहीं कर सकते हैं तो वाई 2000, इट विल बी 1000। तो सैलरी इज 1000। तो आपके अनएक्सपेक्टेडली जो वैल्यू आ रही है वो इसलिए आ रही है कि डेटा मेंबर के साथ आप पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर सकते। So now consider another example. Java runtime polymorphism with multi-level inheritance. Multi-level inheritance को हमने इससे पहले भी डिस्कस किया। आप देखते हैं इसको कि एनिमल एक क्लास है, इसमें एक मेथड ईट है, ईटिंग सिंपल। डॉग इज अ क्लास विच एक्सटेंड्स एनिमल। बेबी डॉग इट्स अ क्लास विच एक्सटेंड्स डॉग। तो ये मल्टी लेवल है। आपके पास एनिमल बेस क्लास ऑफ डॉग, डॉग इज बेस क्लास ऑफ बेबी डॉग। तो ये आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। अब डॉग में हमने बी ईट को मेथड को डिफाइन किया और बेबी डॉग में भी डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, और यहाँ पे ईटिंग मीट है या ड्रिंकिंग मिल्क है। ठीक है जी, अब देखते हैं कि हम मेन मेथड में कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मेन मेथड में हमने एनिमल A1, A2, A3, ठीक है जी, एनिमल के हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए एनिमल क्लास में। ठीक है जी, अब A1 न्यू एनिमल, A2 न्यू डॉग और A3 न्यू बेबी डॉग। यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेप में हमने ये काम किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब A1.eat, A2.eat और A3.eat, यहाँ पे आपको आउटपुट में नजर आ रहा है कि A1.eat में ईटिंग है, A2 में ईटिंग मीट है, A3 में ड्रिंकिंग मिल्क है। वजह क्या, आपके पास रेफरेंस तो आप एनिमल का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले में, लेकिन दूसरे में आप ऑब्जेक्ट डॉग का और तीसरे में बेबी डॉग का बना रहे हैं। तो आउटपुट विल बी अकॉर्डिंग टू कि आपके डॉग के आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या बेबी डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो डॉग क्लास में आपने ईट को जैसे डिफाइन किया और बेबी डॉग में तो यहाँ पे आप उसे इन्वोक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो दिस इज मल्टी लेवल और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम आते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप है, रन टाइम और कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट दी मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग को हमने काफी हद तक डिस्कस किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के टर्म के साथ उनको दोबारा समझना कोई मसला नहीं है। सो अब एक एग्जांपल हम देखते हैं एग्जांपल में हमने मेथड ओवरलोडिंग को इससे पहले डिस्कस किया, यही चीज हम दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अंडर द हेडिंग ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी पहले मैनी फॉर्म है, एक ही मेथड है, एक ही नाम है, इसकी एक से ज्यादा फॉर्म है। तो मेथड ओवरलोडिंग को हम यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी एग्जांपल देखेंगे। कैलकुलेशन एक क्लास है, इसमें सम नामी दो मेथड है, एक सम ये है और एक सम ये। इस मेथड में दो हम आर्गुमेंट पास करेंगे इंटीजर टाइप पे, यहाँ पे 3 पास करेंगे। यहाँ जो दो
पास कर रहे हैं उसे हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ जो 3 पास कर रहे हैं तीनों को ऐड कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन जो क्लास है इसके एक ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में के अगली लाइन में आपने इस ऑब्जेक्ट के साथ सम मेथड को इन्वोक किया, लेकिन 3 आर्गुमेंट के साथ, उससे अगली लाइन में 2 आर्गुमेंट के साथ। तो 3 आर्गुमेंट का मतलब है आप इस सम मेथड को कॉल कर रहे हैं, और 2 आर्गुमेंट का मतलब है आप इस सम मेथड को कॉल कर रहे हैं। दैट इज सिंपल। तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं, ऐसी चीज इसमें एम्बिग्यूटी ना हो और वो क्लियर और कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन ना हो फैसला करने में, तो उस पॉलीमॉर्फिज्म को हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है जी। तो आप खुद बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए। पहले में 30 और दूसरे में 40, तीनों को आपने ऐड किया और यहाँ दोनों को ऐड किया। As you can see in this example that the class has two variants of sum, or we can say sum is polymorphic। sum is polymorphic। sum एक ही एक्शन का नाम तो एक है लेकिन इसके फॉर्म दो हैं। In nature since it is having three different forms। अब यहाँ पे 3 different form नहीं बल्कि 2 different forms है, एक सम ये है और एक सम ये है, तो there are 2 different forms। In such scenario, compiler is able to figure out the method call at compile time। That's the reason it is known as compile time polymorphism। So decision is taken at compile time, it is done at compile time। So this type of polymorphism is known as compile time polymorphism। यहाँ पे इससे एक से और इससे अगली स्लाइड में कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं ताकि एक तरह से समरी भी हो जाए और कंप्लीशन भी हो जाए। Method overloading allows methods that perform similar or closely related functions to be accessed through a common name। Method overloading जो compile time polymorphism है। For example, a program performs operation on an array of numbers which can be integer, float or double type। Method overloading allows you to define 3 methods with the same name and different types of parameter to handle the array operation। ठीक है, एक एरे में तो आप एक ही टाइप के लगा सकते, तो आपने सेम नाम के अलग अलग एरे के ऑपरेशन डिफाइन किए जिसमें आप फ्लोट इस्तेमाल करते हैं, किसी में डबल और किसी में इंटीजर टाइप के नंबर आप अकोमोडेट कर सकते हैं। Method overloading can be implemented on constructor, allowing different ways to initialize object of a class। constructor को आप overload कर सकते हैं। This enable you to define multiple constructor for handling different types of initialization। constructor is invoked when an object is created। तो initialization हम कब करते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो आप उसी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के लिहाज से उसको इनिशियलाइज कीजिएगा, ऑब्जेक्ट बनाइएगा, और आपने ऑब्जेक्ट के लिहाज से जितने पैरामीटर पास किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली उस कंस्ट्रक्टर ने रन करना है, और जो इनिशियलाइजेशन के लिए आप काम करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही सारे काम हो जाते हैं। मेथड ओवरराइडिंग allows a subclass to use all the general definition that a superclass provides and add specialized definition through overridden methods। देखिए, मेथड ओवरलोडिंग सेम क्लास में और मेथड ओवरराइडिंग डिफरेंट क्लासेस में। यानी मेथड ओवरराइडिंग में मेथड ऐसे हैं जो एक ही क्लास में है, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में, ओवरलोडिंग में तो सेम क्लास में मेथड है लेकिन ओवरराइडिंग में अलग अलग क्लासेस में। तो ये मेन फर्क है। मेथड ओवरराइडिंग वर्क्स टुगेदर विद inheritance to enable code reuse of existing classes without the need for recompilation। तो method overriding के लिए inheritance is must। Method overloading occurs at compile time whereas method overriding occurs at runtime। Method overloading occurs when the type signature of two methods are different। ओवरलोडिंग में आपके पास मेथड के सिग्नेचर डिफरेंट होने चाहिए, whereas method overriding occurs only when the type signature of two methods are same। overriding में ये चीज मुख्तलिफ है, तमाम चीजें सेम होनी चाहिए। यानी जिसे हम सिग्नेचर कहते हैं, नाम है, पैरामीटर, रिटर्न टाइप, की सारी चीजें। In method overloading, the compiler determines the correct method to be called by comparing type signature। In method overriding, the Java virtual machine determines the correct method to be called based on the object that
द इन्वोकिंग वेरिएबल रेफर्स टू। अब उसमें चूंकि ऑब्जेक्ट हम रन टाइम में बनाते हैं तो दैट इज रन टाइम। मेथड ओवरलोडिंग इज पॉसिबल ऑन मेथड विथ प्राइवेट स्टैटिक एंड फाइनल एक्सेस मॉडिफायर। अगर आप प्राइवेट स्टैटिक और फाइनल एक्सेस मॉडिफायर इस्तेमाल करें किसी मेथड के तो आप उसको ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन ओवरराइडिंग में ये चीज अलाउ नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल मेथड ओवरराइडिंग for these access modifier, for which access modifier private static and final. Now binding in Java, ये भी एक टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। What is reference and object? For example, हमारे पास एक human class है। What is this? A human class की implementation में जो कुछ भी है, अब a boy class extends human, a boy class extends human। अब हम दो तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? आपके पास रेफरेंस बॉय और रेफरेंस ह्यूमन, यानी बेस क्लास का रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे ड्राइव क्लास का रेफरेंस यूज कर रहे हैं और यहाँ पे बेस क्लास का रेफरेंस यूज कर रहे हैं। तो इस लाइन के लिहाज से दिस स्टेटमेंट सिंपली क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बॉय एंड असाइन अ रेफरेंस ऑफ बॉय टू इट। आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, देखिए न्यू बॉय का मतलब है बॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है और रेफरेंस भी बॉय क्लास का है। दूसरी जगह आप देखिएगा कि आप बना रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लास ऑफ बॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसके रेफरेंस कौन सा है, कौन सी क्लास है, ह्यूमन। सिंस ह्यूमन बॉय एक्सटेंड ह्यूमन क्लास, द ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैन बी डन इन दिस वे। पेरेंट क्लास रेफरेंस कैन पॉइंट टू अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। अब ये चीज भी इनहेरिटेंस के साथ ही आप कर सकेंगे। तो बाइंडिंग इन जावा, बाइंडिंग इज स्टैटिक और बाइंडिंग इज डायनामिक। तो दो तरह की बाइंडिंग है, एसोसिएशन और कनेक्टिंग ऑफ मेथड डेफिनेशन टू द मेथड कॉल is known as binding. There are two types of binding, static binding and dynamic binding. अच्छा जी, वेरिएबल के कुछ टाइप होते हैं। वेरिएबल आपके पास प्रिमिटिव होते हैं और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव आपके पास इंटीजर है, फ्लोट है और बाइट और ये सारी चीजें, इसको हमने अर्ली क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस किया। A data variable is a type of integer. Here also integer is primitive type, not नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप। ये प्रिमिटिव टाइप है, रेफरेंस टाइप नहीं है। रेफरेंस टाइप रेफरेंसेस एवर टाइप। अब यहाँ पे एक रेफरेंस आपके पास एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका क्या है, E1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एम्प्लॉय। ऑब्जेक्ट हैव आल्सो टाइप, आपके पास एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर जावा क्लास बट इट इज आल्सो एन इंस्टेंस ऑफ इट्स सुपर क्लास। तो यहाँ पर भी आपके पास रेफरेंस हम इस्तेमाल करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास पर्सन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है एम्प्लॉय क्लास। आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं पर्सन से। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपका मेन मेथड है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं D1, ठीक है जी, और D1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय, और रेफरेंस कौन से, एम्प्लॉय क्लास। ये D1 इज एन इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय क्लास बट इज आल्सो एन इंस्टेंस ऑफ पर्सन। पर्सन क्लास का इंस्टेंस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि आप एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं पर्सन के साथ, यानी ये पर्सन क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं। स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग, द बाइंडिंग which can be resolved at compile time by compiler is known as static और early binding। जो बाइंडिंग, जो कनेक्टिविटी आप कंपाइल टाइम पे करते हैं दैट इज कंपाइल और स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। All the static, private and final method have always been bounded at compile time। ठीक है जी, ये स्टैटिक, प्राइवेट और फाइनल मेथड को की बाइंडिंग होती है कंपाइल टाइम पे। वजह क्या, व्हाई बाइंडिंग ऑफ स्टैटिक, फाइनल एंड प्राइवेट मेथड इज ऑलवेज स्टैटिक बाइंडिंग। अब अगर कंपाइलर के श्योरिटी हो किसी इंफॉर्मेशन के मुतालिक के आप आगे जाके इस काम को ऐसे ही करेंगे तो वो एक्शन कंपाइल टाइम पे डिसाइड किया जाता है। वी वुड अंडरस्टैंड इट बेटर आफ्टर डायनेमिक बाइंडिंग, स्टिल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। कंपाइलर नोज दैट ऑल सच मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन। अब इन तमाम मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, चाहे स्टैटिक हो या फाइनल हो या प्राइवेट हो यानी दैट इज कंफर्म।
and will always be accessed by the object of local class. जो आपके local class है उन्हीं ने इनको access करना है, तो information is complete, there is no ambiguity, hence compiler doesn't have any difficulty to determine object of class local class for sure. That's the reason binding for such method is static. एग्जाम्पल आप देखिएगा, एक क्लास ह्यूमन है, आपने बॉय को एक्सटेंड किया ह्यूमन क्लास से, इसमें वॉक बॉय कैन वॉक। अब आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, रेफरेंस बॉय क्लास और ऑब्जेक्ट भी बॉय क्लास, ऑब्जेक्ट डॉट वॉक, आपने वॉक को इन्वोक किया, तो बॉय कैन वॉक। ये क्यों, ऐसा क्यों है? Here we are created an object of boy class and calling the method walk of the same class since nothing is ambiguous. आपके यहाँ पे walk class को आपने डिफाइन ही नहीं किया, से आप जिस लोकल क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी क्लास में walk मेथड है, तो आप उसी को कॉल कर रहे हैं, इसमें कोई एम्बिग्विटी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है जी। सिंस नथिंग इज एम्बिगस हियर, कंपाइलर वुड बी एबल टू रिजॉल्व दिस बाइंडिंग ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, सच काइंड ऑफ बाइंडिंग इज नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है जी। तो आउटपुट इज श्योरली बॉय वॉक्स। आप एग्जांपल ऑफ स्टैटिक बाइंडिंग की एक और देख लीजिएगा, आप खुद से इसका आउटपुट को गैस करने की कोशिश कीजिएगा। क्लास टेस्ट, इसमें एक सुपर क्लास है जिसमें हम प्रिंट एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं, प्रिंट इन सुपर क्लास, फिर उसमें एक सब क्लास है, सब क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं सुपर क्लास के साथ, यहाँ भी प्रिंट मेथड है। अब मेन मेथड में मैंने सुपर क्लास का रेफरेंस लिया एक ऑब्जेक्ट बनाते हुए, ठीक है जी, और यहाँ पे सुपर क्लास का रेफरेंस लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट हमने बनाया सब क्लास का। अब बताइए ए डॉट प्रिंट और बी डॉट प्रिंट में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आप इस प्रिंट मेथड को इन्वोक कर रहे हैं या इस प्रिंट मेथड को इन्वोक कर रहे हैं? तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, जरा गौर कीजिएगा। ये जो सुपर क्लास है वो किस किस्म की क्लास है? स्टैटिक, ठीक है जी। तो स्टैटिक क्लास की किसी मेथड को क्या आप ओवरराइड कर सकते हैं? जरा गौर कीजिए और याद कीजिए। तो प्रिंट इन सुपर क्लास, प्रिंट इन सुपर क्लास, दोनों सूरतों में आप सुपर क्लास के मेथड को ही कॉल कर रहे हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे, चले पहली लाइन में तो हमें समझ आती है, लेकिन दूसरी लाइन से तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने सब क्लास के प्रिंट मेथड को इन्वोक करना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह क्या है कि आपके पास ये मेथड स्टैटिक है। कौन सा मेथड? प्रिंट मेथड स्टैटिक है, ठीक है जी। तो अगर आप सुपर क्लास के रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे तो ओवरराइड इसको नहीं कर पाएंगे, ओवरराइड आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसके डिटेल आप पढ़ सकते हैं। वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास एंड वन ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर क्लास, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट सुपर क्लास, ये ऑब्जेक्ट सब क्लास, विद द रेफरेंस ऑफ सुपर क्लास, दोनों में रेफरेंस हम सुपर क्लास के इस्तेमाल कर रहे हैं। Since the print method of the super class is static, देखे ना, सुपर क्लास दोनों में रेफरेंस है सुपर क्लास का, तो इसका मेथड तो स्टैटिक है। Compiler knows that it will not be overridden in subclasses and hence compiler knows during compile time which print method to call and hence no ambiguity। अब इसको पता है कि आप इसी मेथड को ही कॉल करेंगे, किसी और सब क्लास के मेथड को कॉल नहीं करेंगे। तो दिस इज स्टैटिक बाइंडिंग। तो डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग, स्टैटिक के बाद हम आते हैं डायनेमिक या लेट बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग। व्हेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड एट रन टाइम, ठीक है, वहां पे हम कंपाइल टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को हम डिटरमाइन करेंगे रन टाइम पे, तो इस किस्म की बाइंडिंग को हम क्या नाम देते हैं? डायनेमिक बाइंडिंग। इट इज नोन एज डायनेमिक बाइंडिंग। When compiler is not able to resolve the call or binding at compile time, such binding is known as dynamic or late binding। एक ही चीज है, late binding का नाम दे दें या dynamic binding का नाम दे, does not matter। Overriding is a perfect overriding is a perfect example of dynamic binding। तो overriding में हम क्या करते हैं? रन टाइम पे तो हम डिसाइड नहीं करते हैं, सॉरी कंपाइल टाइम पे हम डिसाइड नहीं करते हैं, हम तो रन टाइम पे डिसाइड करते हैं। तो इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डायनेमिक बाइंडिंग। As in overriding, both parent and child classes have same method. Thus, while calling the overridden method, the compiler gets confused between parent and child class method since both the methods have same name।
तो कंपाइलर को डिसीजन मुश्किल है जब तक आप रन टाइम में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। अब इस डायनेमिक बाइंडिंग क्लास एक एग्जांपल हम देखते हैं। क्लास ह्यूमन है, इसमें आपने एक मेथड वॉक डिफाइन किया, ह्यूमन वॉक। फिर क्लास बॉय को एक्सटेंड किया ह्यूमन से, एक वॉक आपने मेथड यहाँ पे बताया। देखिए दोनों वॉक सेम नाम के, तो ओवरराइडिंग इज देयर बॉय वॉक। मेन मेथड में आपने ह्यूमन माई ऑब्जेक्ट न्यू बॉय, तो रेफरेंस ह्यूमन का, ऑब्जेक्ट बॉय क्लास का, रेफरेंस ह्यूमन और ऑब्जेक्ट बॉय क्लास। तो माई ऑब्जेक्ट डॉट वॉक, तो चूंकि ऑब्जेक्ट आप बॉय क्लास के बना रहे हैं तो मेथड आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इसी क्लास का, ये लोकल क्लास का करेंगे आप, जो कि बॉय क्लास है। तो माई ऑब्जेक्ट डॉट वॉक में आप इस वॉक मेथड को इन्वोक करेंगे, तो बॉय वॉक्स, बॉय वॉक्स। अब यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखेंगे कि हमने स्टैटिक बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग को की समरी आपके सामने पेश की है। इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। आपने मेथड ओवरलोडिंग को अगर समझा हो और मेथड ओवरराइडिंग को समझा हो तो इंशाल्लाह इसमें कोई इतनी ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। तो पहले वो टॉपिक आप अच्छी तरह समझ लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर आप पॉलीमॉर्फिज्म को समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। Static binding, it is a binding that happened at compile time. Static, compile time. Dynamic binding happens at runtime. Now, static binding, actual object is not used for binding. Actual object आप runtime में create करते हैं। तो dynamic binding में actual object is used for binding. ठीक है जी। Static binding, it is also called early binding because binding happens during compilation. और यहाँ पे हम इसको लेट बाइंडिंग का नाम देते हैं क्योंकि बाइंडिंग इज डन एट रन टाइम। स्टैटिक बाइंडिंग में हम मेथड ओवरलोडिंग इस्तेमाल करते हैं और डायनेमिक बाइंडिंग में हम मेथड ओवरराइडिंग इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग, प्राइवेट, स्टैटिक एंड फाइनल मेथड शो स्टैटिक बाइंडिंग बिकॉज दे कैन नॉट बी ओवररिडन। ठीक है जी। अदर देन प्राइवेट, स्टैटिक एंड फाइनल मेथड they show dynamic binding because they can be overridden. So overriding is for dynamic binding and overloading for static binding. तो इसके साथ हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। मैं आपको ये भी इसकी वजाहत करूँ कि हमने बहुत ही सिंपल चीज़ों को यहाँ डिस्कस किया, इसकी और ज़्यादा डिटेल आप बुक में पढ़ के समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप समझें। इस लेक्चर का मकसद यही था कि आप जो कुछ हमें बेसिक जो आइडियाज़ हैं वो क्लियर हो जाए। तो बेसिक आइडिया क्लियर करने के लिए आपको मज़ीद प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ेगी, बुक को भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं। तो आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।